हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज दोस्त ग्रेविटेशन पे लेक्चर नंबर 3 है। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 3। इसके पहले वाला लेक्चर 2 तो मजा आया ना, केपलर्स लॉ फैंटास्टिक था कि नहीं। हाँ चल दोस्त आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब केपलर से हम न्यूटन पे शिफ्ट हो रहे हैं और अगले 2-3 वीडियो में न्यूटन पर ही डिस्कशन होगा सब, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है, न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ कैसे डिस्कवर किया होगा, उसकी मेथड क्या रही होगी, उसकी सोच क्या रही होगी, कैसे इंस्पायर्ड हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना, तो उन सारे क्वेश्चंस का एक शॉर्ट समरी के फॉर्म में आपकी बुक में है। तो अपन ने उसका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन अरेंज कर दिया है कि हाउ न्यूटन डिस्कवर्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले न्यूटन बाबा इंस्पायर्ड कहाँ से हुए, तो वो उनकी एप्पल वाली स्टोरी तो फेमस है ना। हाँ, कि ही ऑब्जर्व्ड एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ही गॉट इंस्पायर्ड टू डिस्कवर द ग्रेविटेशन लॉ। हाँ यार, ये तो ओपनिंग पॉइंट भी अच्छा है अपनी थियरी के लिए। चल लिख डालते हैं कि न्यूटन बाबा ने एप्पल देखा और इंस्पायर्ड हो गए। चलो वेरी फर्स्ट पॉइंट, ये 1665 की बात है। इन 1665, ऐसे तो सर आइजैक न्यूटन बोलना चाहिए, लेकिन टाइम के हिसाब से फटाफट न्यूटन बोलते हैं। इन 1665 न्यूटन ऑब्जर्व एन एप्पल falling from tree and he got inspired to discover universal law of gravitation। क्लियर। चल अब न्यूटन बाबा ने यहीं से सोचना शुरू कर दिया था कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इन सब के बहुत डिटेलिंग नोट्स है, लेकिन आपकी उम्र और आपके क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से सीधे शॉर्ट पॉइंट्स पे बात हो रहे हैं कि न्यूटन बाबा का एक रीजन ऐसा था, ही रीजनिंग दैट क्या रीजन दिया कि भाई जो मून है ना, मून अर्थ के अराउंड रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक अर्थ के अराउंड। हाँ ठीक है, इसीलिए मून को जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मिलना चाहिए ऐसे घूमने के लिए, वो अर्थ की ग्रेविटी से मिल रहा है, क्योंकि वो अर्थ के सराउंडिंग घूम रहा है। हाँ, ये सबसे पहला रीजन था कि भाई अर्थ के सराउंडिंग मून बाबा घूम रहे हैं, तो ऐसे ही तो घूम नहीं सकता। उसको किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, कोई डोरी से बांधा हुआ नहीं है, कोई लेके नहीं खड़ा है उसको, उसके नीचे कोई टेबल सरफेस नहीं है। मून ऐसे हवा में तैर रहा है और एक ही सर्कल ट्रैक पे तैर रहा है। तो किस वजह से, तो अर्थ के अंदर से कुछ उसको अट्रैक्शन है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, जिसने उस मून को पकड़ के रखा है कि तू मेरे आसपास घूमा कर, कहीं जाना नहीं। यस, सबसे पहला रीजनिंग मून और अर्थ से इंस्पिरेशन था उनका, है ना। तो चलो इसको लिखेंगे कैसे। तो न्यूटन्स रीजनिंग वाज दैट मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड ही अज्यूम्ड दैट दिस ट्रैक इज सर्कुलर। ही अज्यूम्ड दैट दिस ट्रैक इज सर्कुलर। सो एंड दिस ऑल is subject to a centripetal acceleration for moon due to the gravity of earth। समझा, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है और वो घूमता जा रहा है। यस, तो इसको अपना सेकंड पॉइंट बनाएंगे, धांसू पॉइंट। न्यूटन्स रीजनिंग was that moon is revolving around the earth on circular path. It is subject to centripetal acceleration of moon ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यस, ये आंसू पॉइंट था। अब इस सेंटेंस के अंदर बहुत सारा मैथमेटिक्स छुपा हुआ है, तो मजाक नहीं कर रहा हूं। चलो उस मैथमेटिक्स में घुसते अब हम।
हाँ, बोला ना न्यूटन बाबा ने कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मामला है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है मून के पास, तभी तो वो घूम पा रहा है। हाँ, तो भैया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पे अब बात स्टार्ट करते हैं आगे। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, टेक्नीशियन अब नज़र बनाए रखना, अब मैं लिखते लिखते एकदम नीचे बाउंड्री तक आ जाऊंगा, और हैंड राइटिंग छोटा नहीं पड़ रहा है ना, दिख रहा है प्रॉपर कैमरे में, ठीक है। चलो, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, v²/r, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किसका है भैया, मून का, तो m, और जो डिस्टेंस है वो अर्थ से मून का है ना, तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू मून, और रेडियस भी है। अरे यार, ये रहा तेरा अर्थ, देख ये रहा अर्थ, ये रहा सेंटर, और यहाँ पे अपना मून बाबा है। तो मून ऐसे घूमेगा ना सर्कुलर ट्रैक पे, घूमते घूमते ऐसे वापस आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, या तो इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं ना, क्या डिस्टेंस बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी बोल सकते हैं। या ये जो सर्कल है उसका रेडियस भी तो है ही है, तो उसी हिसाब से v²/r ना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये रेडियस भी है और मून का अर्थ से डिस्टेंस भी है, दिख तो रहा है ना, ठीक है। अब इसको नाम देना है तो दे दे भैया इक्वेशन 1। अब एक छोटी सी जानकारी तुझे देता हूं, ये जो मून घूम रहा है ना, किस स्पीड से घूम रहा है, वो स्पीड इस फॉर्मूले में आती है v। मून का स्पीड क्या है, तो मून का स्पीड हम पता लगा सकते हैं, v = डिस्टेंस अपॉन टाइम के फंडे से मून का स्पीड पता लगा सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन। अरे यार, तुझे नहीं पता है मून का स्पीड, इट इज ओके ना, मैंने कहा बोला कि पता है, न्यूटन को भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने भी ढूंढा ना, कैसे, यही बेसिक फॉर्मूले से ढूंढा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या लेना है, देख मून पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2πr। कोई भी पूरा एक सर्कल चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है, 2πr। हाँ, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गया अपना 2πr, r मुझे रेडियस, और टाइम, तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम जाता है उसको पीरियडिक टाइम बोलते हैं, टाइम पीरियड, है ना। अब उस जमाने में न्यूटन बाबा के वक्त केपलर के नियम पता थे लोगों को, ये डिस्टेंस भी पता था, अर्थ को कितना टाइम लगता है वो भी पता था, सब ढूंढ लिया गया था। तो ये सारे वैल्यू उठा के न्यूटन बाबा ने रख दिए। लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ कि rm मतलब डिस्टेंस ऑफ मून इज 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, एंड टाइम पीरियड इज 27.3 डेज। इतने दिन लगते हैं चांद को अर्थ के आसपास एक चक्कर लगाने में, 27.3 डेज। मजाक नहीं कर रही हूँ भाई, सही बोल रही हूँ। हाँ, अब यहाँ पे एक तकलीफ है, डेज नहीं चलेगा, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करो तो आवर्स, और 3600 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया सेकंड। ये सब कुछ नोन था उस वक्त, जाना हुआ था, अननोन नहीं था, न्यूटन ने नहीं ढूंढा था उस वक्त, लोग जानते थे। ये सारी वैल्यू उठा के न्यूटन बाबा ने रख दी इसमें। v = 2 in place of pi 3.14 and radius is 3.84 into 10⁸, and time period is 27.3 into 24 into 3600। ये सब कैलकुलेटर लगाए ना तो 1.02 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्पीड आया। मून का स्पीड ढूंढ लिया गया भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह। हम तो चले थे ग्रेविटी का लॉ समझने, और ये तो साहब मून का स्पीड भी मिल गया। मून का स्पीड तो मिल गया, लेकिन तेरे दिमाग में एक और चीज क्लियर हुई, कुछ नया सीखा तूने ऑब्जर्व नहीं किया ये कि किसी भी घूमती हुई ऑब्जेक्ट का स्पीड पता करना है तो ये रहा सिंपल फंडा, 2πr/t। उसमें तुझे r और t पता होने चाहिए, तो रख देने का, स्पीड मिल जाएगा। मून की स्पीड ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, है ना। हाँ, अब ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रखते हैं अपन। चलो, नाउ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ मून इज अकॉर्डिंग टू v²/rm। v का वैल्यू रख दो 1.02 10⁻³ और रेडियस ऑफ मून क्या, रेडियस ऑफ मून नहीं रे, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक। हाँ, ये सारा वैल्यू रखने पे आंसर आता है 2.70 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बहुत छोटा है यार, कितना छोटा है पता है,
0.0027। हाँ, जैसे ये वैल्यू हाथ में आया ना, तुरंत के तुरंत अर्थ के सरफेस पे क्या है ना एक्सेलरेशन, वो देखा गया और दोनों को कंपेयर करा गया। यस, तो लिखो यहाँ पे बट एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज g इज इक्वल टू 9.8। हाँ, तो अब इन दोनों को कंपेयर किया गया ना कि हाँ यार, अर्थ के सरफेस पे तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, 9.8 है, और अर्थ से दूर चले जाओ मून के पास तो एक्सेलरेशन बहुत कम पड़ जाता है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली सब्जेक्ट टू फोर्स, है ना। एक्सेलरेशन है मतलब वो फोर्स ही है, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यार सरफेस पे देख, ये इमेजिनरी ड्राइंग समझ, ये रहा अर्थ, है ना। अर्थ का ये सेंटर से इतना दूर यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे, मतलब जहाँ हम लोग खड़े हैं इंसान लोग, हाँ उसकी बात है, उस सरफेस पे भी एक्सेलरेशन क्या है 9.8, और दूर चले जाओ मून के पास तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है 0.0027, तो बहुत कम पड़ गया। इसका मतलब तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन मिला, इसको बार बार देखा गया, इस पे नजर गड़ाई गई और समझा गया कि अर्थ से दूर जाने पे एक्सेलरेशन कम होता है, मतलब फोर्स कम होता है, मतलब अट्रैक्शन कम है, मतलब ग्रेविटेशन कम होता है। तो ग्रेविटेशन के बारे में ये तो पता चला लोगों को, न्यूटन बाबा को, कि अर्थ से दूर जाने पे घटता है, कम होता है ना। हाँ, तो चलो अपना ये ऑब्जर्वेशन अब लिखते हैं यहाँ पे। इन दोनों का कंपैरिजन देख क्या दिख रहा है, हियर g इज डबल ग्रेटर देन a, ये बहुत बड़ा है। सो इट शोज, ये क्या दिखाता है हमको, ये दिखाता है दो चीजें, ये दो चीजें दिखाता है। पहली चीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अर्थ, क्योंकि अर्थ पे 9.8 है और दूर चला गया तो 0.0027, मतलब नेग्लिजिबल हो गया, तो अर्थ से दूर जाने पे एक्सेलरेशन कम होता है। ये सबसे पहला शो कर रहा है ये रिजल्ट। हाँ, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अर्थ, एक तो ये ऑब्जर्वेशन मिला। दूजा न्यूटन बाबा ने अजम्पशन लिया, अज्यूम किया, फिर उसको प्रूफ भी किया, तो अजम्पशन राइट भी निकला। क्या कि एक्सेलरेशन अर्थ से दूर जाने पे कम हो रहा है, लेकिन किस पैटर्न से कम हो रहा है, कितना दूर जाने पे कितना कम होता है, वो पैटर्न को उन्होंने अज्यूम किया। ये रहा वो पैटर्न कि एक्सेलरेशन वेराइज अकॉर्डिंग टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये पैटर्न उन्होंने अज्यूम किया कि आप जितना दूर जाओगे उस डिस्टेंस का स्क्वायर करो और उसको 1 से डिवाइड करो, उस हिसाब से ही एक्सेलरेशन आपका घटेगा। ये पैटर्न सेट हो गया। ऐसा नहीं है कि पहला 10 किलोमीटर दूर चले गए तो एक्सेलरेशन 5 कम हो गया, फिर और 10 किलोमीटर दूर चले गए तो एक्सेलरेशन 100 कम हो गया। ऐसे ऊटपटांग कम नहीं होना है, एक पैटर्न से कम हो रहा है, वो पैटर्न ये पकड़ा गया। समझा। अब इस पैटर्न को लॉन्च करके उन्होंने ये आंसर फिर लाया, ये आंसर फिर लाया। बताऊं कैसे? देख, ये पैटर्न है, पकड़ इसको। मून के लिए लेगा तो मून के लिए डिस्टेंस क्या आता है? RM, और सरफेस पे लेगा तो सरफेस के लिए डिस्टेंस क्या आता है? RE। अरे यार, ये रहा अर्थ, ये रहा मून, तो अर्थ का ये जो डिस्टेंस है वो RE है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। नहीं पता है कितना है? ए यार, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। हाँ, और ये डिस्टेंस तो पता है अपने को 3.84 कहाँ आ गया? ये रहा। हाँ, तो ये G के साथ ये कनेक्टेड है डिस्टेंस, और AM के साथ ये डिस्टेंस कनेक्टेड है, तो दोनों को ले लिया ना फॉर्मूले में। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, AM/GM। रेशियो लेने पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल के कांस्टेंट कैंसिल कर देते एक दूसरे को, इसलिए वो हट जाता है, तो सीधा क्या आ जाता है? इक्वल टू 1/RM का स्क्वायर 1/RE का स्क्वायर। अरे इस पे स्क्वायर ले, उस पे स्क्वायर ले, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अब AM/G, G कितना है अपना? 9.8, ये RE ऊपर RM नीचे, तो RE/RM का स्क्वायर।
अब RE/RM भी ढूंढा था उन लोगों ने, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1/60 लाए थे। कैसे, तो अभी दिखाता हूँ देख। ये 9.8 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, ये सारा सॉल्व करने पे आ गया 2.72 10⁻³ अगेन 0.0027 समथिंग। हाँ, तो पक्का हो गया श्योर कि ये जो अजम्पशन लिया था उसके बेस पे आंसर लाए। ये आंसर और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से जो आंसर आया दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब ये राइट है ना। हाँ, अब ये 1/60 कैसे आया तो बताना पड़ेगा ना इधर। चल बताता हूँ, देख। अच्छा चल, अब थियरी को 2 मिनट साइड में रखते हैं, न्यूटन बाबा को साइड में रखते हैं, सोहम बाबा का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको बांटा जा रहा है। ये जो मून है वो अर्थ से कितना, मैं देख पढ़ाते पढ़ाते 1/60 ला दूंगा तेरे को अभी विदिन 1 और 2 मिनट, है ना। तू पढ़ता जा, बस देखता जा। अर्थ से मून कितना दूर है, कभी इमेजिन करना हो तो क्या इमेजिन करेगा। ये जैसे तेरे घर से तेरा गांव कितना दूर है, तो इसका इमेजिनेशन दिमाग में बैठता है ना कि हाँ इतना दूर है, ट्रेन में इतना इतना टाइम लगता है, ये इमेजिनेशन आता है ना हमको। हमारे घर से स्कूल कितना दूर है, तो इमेजिनेशन आता है कि यहाँ से गया, सर्कल से मुड़ा, गली में गया, गेट में गया, आ गया, इमेजिनेशन होता है। से यहाँ से मून तक का इमेजिनेशन है कुछ नहीं है ना। बताता हूँ देख, ये है अर्थ, समझ, और ये इधर है तेरा मून, मान ले। डिस्टेंस क्या है मून का, मून का डिस्टेंस है 3.84 10⁸ मीटर। सबसे पहले कैमरामैन कवर करना है यहाँ तक, थोड़ा लो इधर कैमरा, वो चलेगा, थोड़ा सा इसको लो इधर, उधर कटता है कोई बात नहीं, फिर स्क्रीनशॉट दे देंगे। ये रफ वर्क है सिर्फ, है ना। हाँ, अब ये पॉइंट हटाओ पहले तो, 384 × 10⁶ हो गया। अब इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा किलोमीटर, 1000 से डिवाइड करते ही हो गया 3,84,000 किलोमीटर। इतना दूर है मून अर्थ से, कभी इमेजिन किया था, नहीं किया था, अब कर कितना होता है ये बताता हूँ। जैसे अपन अभी अपना तो कोचिंग अहमदाबाद में चल रहा है, तो अहमदाबाद वालों को तो पता है ना BRTS रूट। हाँ, तो 2 BRTS स्टैंड के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर। इमेजिनेशन करवा रहा हूँ, जैसे ये एक BRTS स्टैंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ से ये 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर, यहाँ से ये आधा किलोमीटर, तो यहाँ से ये पूरा 1 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं 1 किलोमीटर। अब तू सोच ले, ये 3,84,000 किलोमीटर, कितना दूर होगा मून। आ रहा है कुछ इमेजिनेशन, नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज कर, आंख बंद करके इमेजिन कर इसको, और तेरी इमेजिनेशन के अंदर मून सेट होना चाहिए, है ना। हाँ, अब ये तो हो गया RM। अब RE क्या है, RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना है रे, 6400 किलोमीटर। ये याद रख ले, मगब दिस वैल्यू बहुत काम आएगी। तो चल अब देख RE/RM क्या होता है। तो RE कितना है, 6400 किलोमीटर, जो वैल्यू जानी हुई है, हमको सिर्फ याद रखनी है। RM क्या है, 384, ये सारा किलोमीटर, ये सारा सॉल्व कर, 1/60 आएगा तेरा। ये ऐसे यहाँ पे 1/60 है, लेकिन थियरी में इतना कुछ नहीं लेना है, दिस इज अ शॉर्ट समरी थियरी, तो इसको डायरेक्ट याद रख ले 1/60 को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले ले। हाँ, ले लिया ना। चल, अब यहाँ छोटी सी जगह में अपन ग्रेविटेशन लॉ लिखेंगे कि भाई ये सब देख के न्यूटन बाबा को पता चला कि मेरा ये अजम्पशन राइट है। हाँ, कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब वही अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये इनको पक्का हो गया, ठीक है। फिर न्यूटन बाबा ने ये बोला, अब लास्ट लाइन है 2-3, कि इस यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। यस, मैं अभी इस पेन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये पेन भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो सर आप दोनों चिपक क्यों नहीं गए? ए यार, फोर्स बहुत कम है। अच्छा चल, तू बता क्यों नहीं चिपक गए, लिखना कमेंट में। ये बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रू होता है या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी ट्रू होता है, ऐसी बहुत से आर्ग्यूमेंट्स है। कहीं जाके सर्च कर, थोड़ा रिसर्च बढ़ाओ, अपना दिमाग को और खोलो। यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट में लिखो कि पेन भी सर को अट्रैक्ट कर रहा है, सर भी पेन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर भी दोनों चिपक क्यों नहीं रहे। जबकि ग्रेविटेशन लॉ तो यही बोलता है कि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है ना।
तो हम दोनों चिपक क्यों नहीं गए? सोच, कर ऑब्जर्व, कर सर्च, थोड़ा पूछ किसी को, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा इंटरनेट पे खंगाल और लिख कमेंट में कि हाँ सर ये वजह है इसलिए आप चिपक नहीं रहे हो। ना कीप वॉचिंग माई वीडियोस, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। चल ये हो गया। अब देख, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। तो फोर्स डिस्टेंस पे तो इस पैटर्न से डिपेंड करता है। मास का कुछ है कि मान लो जब डिस्टेंस को कांस्टेंट रखे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, उनके मास का जो प्रोडक्ट है गुणा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है, फिर इन दोनों को मिक्स कर दो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये बना ग्रेविटेशन लॉ यूनिवर्सल, ऐसे समझा। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन लॉ पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला पूरा वीडियो ग्रेविटेशन लॉ पे लंबा, उसमें ग्रेविटेशन लॉ की ड्राइंग, उसका वेक्टर फॉर्म, उसका फॉर्मूला, उसके अंदर आने वाले कांस्टेंट की डिस्कशन, बहुत कुछ आएगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज। आज सिर्फ ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन ले ले। हाँ, और सीखा क्या कि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, वो अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सीखा ना? अब तू पहले तगड़ा स्क्रीनशॉट ले ले यार। चल, अब पूरा स्क्रीन सेट हो रहा है क्या? थोड़ा नहीं हो पा रहा है? यहां तक ही हो रहा है क्या? उधर भी आना चाहिए, पूरा ऊपर का चैप्टर 8 वगैरह सब, लेक्चर 3 सब। ऐसे थोड़ा कैमरा को पीछे कर लो, ऐसा हो तो हैंड राइटिंग ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। हो गया पूरा स्क्रीन सेट, कंप्लीट आ रहा है। चलो बच्चा लोग, आपका स्क्रीनशॉट हो गया ना? अब वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बताओ सबको सोहम सर ने चला दिया हाउ न्यूटन डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशन लॉ। अच्छा एक मिनट, मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम है, मैं फटाफट इसका शॉर्ट समरी दे दूं। देख, सबसे पहले न्यूटन ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था? मून वाला, कि मून उसके आसपास घूम रहा है और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटी से ही उसको मिल रहा है, इसलिए वो घूम रहा है। हो गया ये सेंटेंस। फिर सीधा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात आई तो उसका फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में जो मून का स्पीड चाहिए वो अपन ने डिस्टेंस अपॉन टाइम के इस फॉर्मूले से पता लगा लिया, और इसमें जितनी भी वैल्यू रखी सारी उस वक्त जानी हुई थी तो रख दी न्यूटन ने और आंसर ला दिया। फिर इस v को इसमें लगाया वापस तो इधर पहुंचे। ये वैल्यू देखते ही अपने को 9.8 याद आ गया और कंपेयर किया तो पता चला ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उससे ये आर्ग्यूमेंट निकला क्या कि भाई अर्थ से दूर जाओगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? तो वो पैटर्न न्यूटन ने ये सोचा, ये पैटर्न के हिसाब से फिर आंसर लाया तो उतना ही आया, मतलब उसको पता चला मेरा पैटर्न राइट है। खत्म रे, इसको बोलते शॉर्ट समरी, है ना। चल दोस्त, बाय।